अब हम देखते हैं कि धार्मिक सुधार सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में मुस्लिम सुधार आंदोलन अ, ये अलीगढ़ आंदोलन से स्टार्ट होता है। अलीगढ़ आंदोलन के जो प्रवर्तक थे, जिन्होंने शुरू किया था, वो सर सैयद अहमद खान थे और ये भी पश्चिमीकरण से प्रभावित थे। इन्होंने बताया कि कुरान में ऐसी कोई बात नहीं है जो मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने या पश्चिमी संस्कृति के संपर्क में आने से रोके। अब इनके बारे में देखते हैं। इनका जन्म 1817 ईस्वी में दिल्ली में और 1839 ईस्वी में आगरा कमिश्नरी में नायब मुंशी के पद पर नियुक्ति हुई थी और 1841 ईस्वी में मुंसिफ की परीक्षा पास की और मुंसिफ के रूप में मैनपुरी में नियुक्त हो गए। 1857 के विद्रोह के समय बिजनौर में सरद अमीन के पद पर नियुक्त थे और 1864 ईस्वी में गाजीपुर में एक साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। बाद में इनका कार्यकाल अलीगढ़ में स्थानांतरित कर दिया गया और आगे हम देखते हैं देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन के प्रवर्तक मोहम्मद कासिम नैनोतवी एवं रशीद अहमद गंगोही थे। इन्होंने देवबंद में सराहनाहरपुर एक स्कूल खोला जिसका उद्देश्य था मुस्लिमों को के लिए धार्मिक नेता प्रशिक्षित किया जाना। देवबंद स्कूल में अंग्रेजी शिक्षा एवं पाश्चात्य संस्कृति पूर्णतः वर्जित थी और इस आंदोलन के मुख्य दो उद्देश्य थे। पहला था मुसलमानों में कुरान एवं हदीस की शुद्ध शिक्षा का प्रसार करना तथा ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध जिहाद धर्म युद्ध की भावना जीवित रखना। देवबंद आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन के विरुद्ध था और देवबंद आंदोलन ने कांग्रेस की स्थापना का स्वागत किया, जबकि अलीगढ़ आंदोलन कांग्रेस एवं हिंदुओं का विरोधी था। अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक मिर्जा गुलाम अहमद थे। इन्होंने पंजाब में कंदियान नामक स्थान से 1889 में यह आंदोलन प्रारंभ किया। यह आंदोलन उदारवादी सिद्धांतों पर आधारित था। इन्होंने अपने ग्रंथ बहरीन ए अहमदिया में अपने सिद्धांतों का वर्णन किया। 1891 में मिर्जा गुलाम अहमद ने अपने आप को मसीह उल मऊद अर्थात मसीहा घोषित किया। 1904 में इन्होंने अपने आप को श्री कृष्ण का अवतार घोषित किया। महत्वपूर्ण तथ्य ये है, स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी। बहुजन समाज का संस्थापक मुकुंदराव पाटिल एवं शंकरराव जाधव ने 1910 के बाद की थी। बहुजन समाज ब्राह्मण विरोधी एवं कांग्रेस विरोधी था। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले ने महाराष्ट्र में की थी। इन्होंने पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके
अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया था। इन्होंने सत्यशोधक समाज के माध्यम से गैर ब्राह्मण आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। 1843 के एक्ट 5 ने भारत में गुलामी अर्थात दास प्रथा को गैर कानूनी बना दिया था। अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। यह कथन स्वामी दयानंद सरस्वती का था। देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। इन्होंने 1887 ईस्वी में इसकी स्थापना लाहौर में की थी। ये प्रारंभ में ब्रह्म समाज के अनुयायी थे। अब हम आगे देखते हैं राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 तक। राष्ट्रवाद का उदय। धार्मिक तथा विचारधारा की एकता की चेतना तो प्राचीन तथा मध्ययुगीन भारत में थी, परंतु यह राजनीतिक तथा आर्थिक चेतना की एकता थी जिसने 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद को जन्म दिया। भारत का राजनीतिक और प्रशासनिक जो राष्ट्रवाद के कारण थे, पहला था भारत का राजनीतिक एवं प्रशासनिक एकीकरण, दूसरा अंग्रेजों द्वारा भारत का आर्थिक शोषण, तीसरा अंग्रेजी शिक्षा एवं पाश्चात्य विचारधारा, चौथा 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण, अगला यातायात एवं संचार माध्यमों का विकास, प्रेस एवं समाचार पत्रों की भूमिका, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, ब्रिटिश सरकार के प्रतिक्रियावादी कार्य, विदेशी दासता का प्रभाव और समकालीन साहित्य की भूमिका। अब आता है कांग्रेस के उदय से पहले की राजनीतिक संस्थाएं कौन कौन सी थी। तो संगठन का नाम है स्थापना और स्थान, संस्थापक, उद्देश्य और महत्वपूर्ण कार्य। तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी। ये 1838 में कलकत्ता में गठित की गई और इसके संस्थापक भारतीय नेता एवं गैर सरकारी अंग्रेजी राष्ट्र भारतीय सचिव प्रसन्न कुमार ठाकुर, अंग्रेजी सचिव विलियम कापरी थे। उद्देश्य था जमींदारों के हितों को आगे बढ़ाना। यह संस्था जमींदारों के हितों के साथ साथ अन्य वर्गों के प्रतिनिधित्व करने का प्रयत्न किया। दूसरा है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ये 1839 में लंदन में गठित की गई। इसके संस्थापक थे विलियम एडम एवं अन्य अंग्रेज अध्यक्ष लॉर्ड ब्राउन। इसका उद्देश्य था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों का विरोध करना और महत्वपूर्ण कार्य था इसका। इस संस्था ने ब्रिटिश ईस्ट इंडियन एडवोकेट नामक अखबार निकालना प्रारंभ किया। तीसरा ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन मुखपत्र हिंदू पैट्रियाट। ये 1851 में कलकत्ता में गठित की गई। देवेंद्रनाथ टैगोर एवं अन्य मिलकर अध्यक्ष राजा राधाकांत देव ये मिलकर के इसका गठन किए और भारत में इसका उद्देश्य था ब्रिटिश भारत के सामान्य हितों को आगे बढ़ाना तथा यहाँ के लोगों की स्थिति में सुधार करना। और इसका जो महत्वपूर्ण कार्य था नील विद्रोह के लिए कमीशन नियुक्त करने की मांग। 1807 में अकाल पीड़ितों के लिए धन एकत्र किया और 1860 में आय कर लगाने का विरोध किया। चौथा बॉम्बे एसोसिएशन। कांग्रेस के उदय में सहायक कारक लिटन के कारनामे हैं। लिटन के कारनामे में सबसे पहले दिल्ली दरबार देखते हैं। ब्रिटेन के डिज़रायली सरकार ने 1876 में रानी विक्टोरिया को हिंदुस्तान का कैसर-ए-हिंद घोषित किया। 1877 में बड़ी ठाठ से दिल्ली दरबार लगाया गया, जबकि यहाँ पर लोग दुर्भिक्ष एवं महामारी से पीड़ित थे।
दूसरा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 14 मार्च 1878 को लिटन ने देसी भाषाओं के समाचार पत्रों का गला घोटने के लिए एक कानून पारित किया। सारे देश में इसका जोरदार विरोध हुआ। सिविल सर्विसेज में उम्र घटा 1877 में ब्रिटिश सरकार सिविल सर्विसेज में उम्र 21 वर्ष से घटाकर अधिकतम 19 वर्ष कर दिया। इससे भारतीयों में व्यापक आक्रोश पैदा हुआ। इंडियन एसोसिएशन ने इसके विरोध में सिविल सर्विस आंदोलन चलाया। आर्म्स एक्ट 1879 इस एक्ट के जरिए लिटन सरकार ने भारतवासियों के अपने घर में साधारण हथियार रखने का अधिकार छीन लिया। इल्बर्ट बिल 1833 रिपन ने कानूनी सलाहकार सीपी इल्बर्ट द्वारा सर्वोच्च विधान परिषद में यह विधेयक पेश किया गया। विधेयक भारतीय जिला मजिस्ट्रेटों या सेशन जजों को यूरोपीय अभियुक्तों के मामले पर विचार का अधिकार दिया जाना था। यही गोरों के विद्रोह का कारण बना और इसके खिलाफ गोरों ने यूरोपियन एंड एंग्लो इंडियन डिफेंस एसोसिएशन बनाया। इसके सामने ब्रिटेन की सरकार और रिपन दोनों झुके और समझौता किया। विधेयक का सार पूर्ववत बनाए रखा गया, लेकिन यूरोपियों को सुविधा दी गई कि वे ज्यूरी की मांग कर सकते हैं जिसके कम से कम आधे सदस्य यूरोपियन होंगे। अब भारतीयों को समझ लिया कि वे अंग्रेजों के सामने अधिक आसानी से नहीं अंग्रेजों के समान अधिकार आसानी से नहीं पा सकते, इसलिए लड़ना होगा और आंदोलन करना होगा। इसके लिए शक्तिशाली संगठन की आवश्यकता थी। अब कांग्रेस की स्थापना। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की स्थापना देश में एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व करने तथा ब्रिटिश सरकार के लिए सुरक्षा कपाट के रूप में, सेफ्टी वाल्व के रूप में हुआ। भारतीय सिविल सेवा से 1882 में सेवानिवृत्ति के बाद A.O. ह्यूम ने भारतीयों की राजनीतिक समस्याओं के निराकरण हेतु कांग्रेस की स्थापना की। पहले इसका नाम इंडियन नेशनल यूनियन था। बाद में दादा भाई नौरोजी के प्रस्ताव पर इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया और इस प्रकार कांग्रेस का जन्म हुआ। कांग्रेस की स्थापना की पहली सार्वजनिक घोषणा 5 दिसंबर 1885 को मद्रास में प्रकाशित होने वाले द हिंदू नामक अखबार में हुई। कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन और वायसराय लॉर्ड डफरिन और गवर्नर लॉर्ड रे थे। कांग्रेस का प्रारंभिक उद्देश्य था भारत के सभी वर्गों और समुदायों को संगठित कर एक राष्ट्र की भावना पैदा करना और राष्ट्रीय जीवन के बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में कृत्रिम उन्नति का प्रयत्न करना। भारत के प्रति अन्यायपूर्ण परिस्थितियों को समाप्त करके भारत एवं ब्रिटेन के संबंधों को मजबूत बनाना, जनता की मांगों का सूत्रीकरण करना एवं उसका प्रस्तुतिकरण करना। अब इसके कुछ अधिवेशन हुए हैं। तो पहला अधिवेशन 1885 को हुआ। इसको व्योमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष थे। कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम द्वारा की गई और इस बैठक में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। दूसरा 1 साल बाद कलकत्ता में हुआ। 1886 में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। इस बैठक के बाद वायसराय डफरिन ने कांग्रेस के सदस्यों को उद्यान भोज दिया। फिर 1 साल बाद 1887 में मद्रास में हुआ। बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष थे
और इस अधिवेशन में 11 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। इस अधिवेशन ने सब्जेक्ट्स कमेटी का गठन किया। 1888 में इलाहाबाद जॉर्ज यूले थे। यह पहला अवसर था जब किसी यूरोपियन ने कांग्रेस की अध्यक्षता की। इस अधिवेशन में मुसलमान कांग्रेस के साथ रहे और अधिवेशन का फरमान सेज रजा हुसैन ने जारी किया। इसी अधिवेशन के विरोध में सर सैयद अहमद खान ने 1888 में ईस्वी में ही यूनाइटेड इंडिया पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की। 1898 में मद्रास में हुआ आनंद मोहन बोस इसी अधिवेशन के दौरान करजन वायसराय बनकर आया और 1906 में फिर हुआ कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। कांग्रेस के मंच से स्वराज शब्द का प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने इसी अधिवेशन में किया। फिर आता है 1906 में सूरत में रास बिहारी घोष। इस अधिवेशन में अध्यक्ष के पद को लेकर नरम दल और गरम दल में विवाद उत्पन्न हो गया और यह अधिवेशन निरस्त हो गया। फिर आता है 1911 में कलकत्ता में हुआ। फिर पंडित विशन नारायण दर इसके अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर की रचना भारत का राष्ट्रगान जनगण मन पहली बार गाया गया। तो ये कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में गाया गया था। और 1916 में लखनऊ में हुआ। अंबिका चरण मजुमदार ने इसकी अध्यक्षता की। इसी अधिवेशन में नरमपंथी व गरमपंथी कांग्रेस एक हो गए और 1916 में कलकत्ता में हुआ। श्रीमती एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की और ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। फिर 1922 में गया में CR दास ने अध्यक्ष बने। इस अधिवेशन के बाद 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ। इस अधिवेशन के पश्चात 1923 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में दिल्ली में बुलाया गया। फिर 1924 में बेलगांव में हुआ। इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। इसी अधिवेशन में गांधी दास पैक्ट के अनुसार स्वराज पार्टी को यह अधिकार दिया गया कि वह कांग्रेस के अविभाज्य अंग के रूप में रहकर विधानमंडलों में प्रवेश ले तथा सरकार की नीतियों का विरोध करे। गांधी जी केवल एकमात्र इसी अधिवेशन के अध्यक्ष रहे। फिर है 1925 में कानपुर में सरोजिनी नायडू। यह पहला अधिवेशन था जब किसी भारतीय महिला ने अध्यक्षता की। 1928 में कलकत्ता में हुआ। पंडित मोतीलाल नेहरू ने अध्यक्षता की। इस अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट पर मुख्य प्रस्ताव पारित किया गया। इसी अधिवेशन में रियासतों के उत्तरदायी सरकार की मांग की। रियासतों में 1929 में लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्व स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि कांग्रेस विधान की धारा 1 में स्वराज शब्द का पूर्ण रूप स्वाधीनता होगा। फिर 1930 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। 1934 में बम्बई में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। इस अधिवेशन में गांधी ने अपना इस्तीफा देकर कांग्रेस से संन्यास ले लिया। और 1939 में त्रिपुरी में मध्य प्रदेश में हुआ। पहले सुभाष चंद्र बोस, बाद में राजेंद्र प्रसाद। इसी अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के लिए सुभाष चंद्र बोस व महात्मा गांधी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया के बीच मतदान हुआ, जिसमें सुभाष चंद्र जीत गए, लेकिन उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। तब राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। और 1948 में जयपुर पट्टाभी सीतारामैया। इस अधिवेशन का अभिभाषण गोकुल भट्ट द्वारा पढ़ा गया। इस अधिवेशन का आरंभ वंदे मातरम
व राष्ट्रगान से शुरू हुआ। कांग्रेस में प्रथम कौन कौन हुए? पर कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष WC बनर्जी थे। प्रथम मुसलमान अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम यूरोपीय कांग्रेस के अधिवेशन अध्यक्ष था जॉर्ज यूले। प्रथम महिला जिसने कांग्रेस के अधिवेशन संबोधित किया कादम्बिनी गंगुली। प्रथम यूरोपीय महिला तथा प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट। जिस अधिवेशन में पहली बार भारत की राष्ट्रीय गीत गाया गया वो 1896 का कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन। इस अधिवेशन अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी ने स्वयं इसे गाया था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। भारत की आज़ादी के समय JB कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे और स्वतंत्रता के बाद 1947 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन नई दिल्ली में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कांग्रेस के सबसे ज़्यादा समय तक तथा सबसे कम उम्र के अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद 1940 से 45 तक थे। कुछ यूरोपीय लोग हैं जो कांग्रेस के अध्यक्षता की। जॉर्ज यूले, अल्फ्रेड बेव, हेनरी कार्टन, एनी बेसेंट। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है। भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं इसे शांतिपूर्ण अवसान में अपना सहयोग दे सकूं, वायसराय कर्जन ने कहा। कांग्रेस लॉर्ड डफरेन के दिमाग की उपज है, लाला लाजपत राय ने कहा। कांग्रेस एक प्रकार की याचना करने वाली संस्था है, बिपिन चंद्र पाल ने कहा। यदि वर्ष में एक बार मेंढक की तरह डराएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा। कांग्रेस का प्रथम चरण आंदोलन उदारवादी चरण आता पहले 1885 से 1905 तक। कांग्रेस के राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण को उदारवादी राष्ट्रीयता का काल माना जाता है और कांग्रेस की स्थापना के साथ ही उदारवादी नेताओं ने ब्रिटिश सरकार से अनेक प्रशासनिक, संवैधानिक तथा आर्थिक सुधारों की मांग की। उदारवादियों ने अनेक प्रशासनिक सुधारों का लक्ष्य रखा। भारतीय शासन की जांच के लिए रॉयल कमीशन की नियुक्ति का प्रस्ताव रखा। सिविल सेवा में भारतीयकरण, उसकी परीक्षा भारत व इंग्लैंड में एक साथ कराए जाने तथा उम्मीदवारों की आयु में वृद्धि की मांग की। उदारवादियों ने प्राथमिक एवं तकनीकी शिक्षा के प्रसार पर अधिक व्यय करने की मांग की तथा आयकर एवं नमक कर में कमी तथा आबकारी कर में वृद्धि की मांग की। उदारवादी कांग्रेसी नेताओं ने वायसराय और एवं भारत सचिव की कार्यकारिणी तथा प्रांतीय विधान परिषदों के विस्तार तथा उसमें भारतीयों को प्रतिनिधित्व देने की मांग की। अन्य प्रांतों के लिए विधान परिषदों के गठन की मांग की। उदारवादी नेताओं ने कृषि बैंकों की स्थापना करने, मुक्त व्यापार की नीति को समाप्त करने की मांग की। सैनिक एवं असैनिक व्यय में कमी करने तथा भारत से धन निष्कासन रोकने की मांग की। इसी चरण में कांग्रेस प्रतिवर्ष अधिवेशन करती थी जहां प्रस्ताव पारित किए जाते थे। इन प्रस्तावों को भारत सरकार, सचिव, ब्रिटिश सरकार एवं क्राउन के पास प्रार्थना पत्र के रूप में भेजा जाता था। प्रारंभिक कांग्रेसी नेता अपने विचारों तथा कार्यक्रमों को इंग्लैंड में प्रचार को बहुत महत्व देते थे। इनका मानना था कि इंग्लैंड में रहने वाले अंग्रेजी भारतीय अंग्रेजों की तुलना में अधिक उदार एवं न्यायप्रिय हैं, अतः वे भारत के हित में अवश्य कदम उठाएंगे। उदारवादियों का सबसे बड़ा योगदान आर्थिक क्षेत्र में रहा। उन्होंने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की एक सशक्त आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की। दादा भाई नौरोजी एवं रमेश चंद्र दत्त तथा D.V. वाचा ने धन निष्कासन सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया। अब